हेलो टू ऑल बच्चों, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह केडी। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर जिसका लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम लोग यूनिट फर्स्ट यानी जो सिस्टमैटिक आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि जो सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर हम लोग सिस्टमैटिक का अर्थ जानेंगे कि सिस्टमैटिक का मीन क्या होता है। उसके बाद देन यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जिसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं, ये क्या होता है। देन उसके बाद यहाँ पर नॉमेनक्लेचर समझेंगे, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण जो होता है, इसका अर्थ समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिस्टमैटिक, या इसको हम कह सकते हैं ओल्ड सिस्टमैटिक्स। तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स या सिस्टमैटिक का अर्थ क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा सिस्टमैटिक नाम लीनियस ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। और सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक, क्लियर है कि यहाँ पर सिस्टमैटिक नाम जो है वो लीनियस साहब ने दिया है, यानी जो लीनियस आपके साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस, तो इन्होंने ही सिस्टमैटिक नाम दिया था। जो कि सिस्टमैटिक जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के सिस्टेमा वर्ड जो कि सिस्टेमा शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, या डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो नियमित अरेंजमेंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक के अंदर। ठीक, देन उसके बाद देखिए सिस्टमैटिक के अंदर दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा है ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी तथा उनके कॉम्परेटिव यानी तुलनात्मक एवं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी मतलब विकासीय संबंध जो है उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहलाती है, कहते हैं। कह रहा ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी तथा उनके कॉम्परेटिव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी सिस्टमैटिक्स कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी अदर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो उनका जो इवोल्यूशनरी तरीके से रिलेशनशिप देखें या उनके तुलनात्मक लक्षणों को देखें, तो इनकी हम स्टडी करते हैं किसके अंतर्गत, सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत। तो सिस्टमैटिक क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कॉम्परेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं। देन आगे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, करा इसके अंतर्गत प्लांट्स के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि रूट्स हो गया, इसका प्लांट्स का स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, तो इन सभी का क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इसके अंतर्गत सिस्टमैटिक के अंतर्गत हम किसी भी जो प्लांट है, तो प्लांट का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, डैट मीन कह सकते हैं रूट्स हो गए, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई या फ्लावर्स हो गई, तो इन्हीं सभी चीज़ों का क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी या अध्ययन करते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये था आपका ओल्ड सिस्टमैटिक्स। अब देख लेते हैं, एक साइंटिस्ट हैं जो कि उन्होंने क्या किया था, इसी सिस्टमैटिक्स को अपने तरीके से प्रपोज किया था, जिसको उन्होंने कह दिया न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक, तो ये न्यू सिस्टमैटिक है क्या, देख लेते हैं। करा ये न्यू ब्रांच नेम गिवन बाय जूलियन हक्सले। तो जूलियन हक्सले साहब जो है एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नई ब्रांच शाखा बनाई सिस्टमैटिक्स की, जिसे इन्होंने नाम दिया न्यू सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक। ठीक, देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या इन्होंने चेंजेस किया है सिस्टमैटिक में। करा इसमें प्लांट्स के मार्फोलॉजिकल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स, डैट मीन वहाँ पर केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जा रहा था, केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग इन्होंने किया है। कह रहा इनमें प्लांट के मार्फोलॉजिकल एंड इंटरनल कैरेक्टर के साथ साथ सेल स्ट्रक्चर यानी जो कोशिकीय संरचना है उस पर भी इन्होंने स्टडी किया। देन उसके बाद इवोल्यूशनरी प्रोसेस यानी इवोल्यूशन के तौर पे जो प्लांट्स कैसे बने हैं या ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं वो भी सारी यहाँ पर डिटेल दी।
देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म की जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि वो किस हैबिटेट में पाया जा रहा है, किस स्थान पर पाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखकर ही इन्होंने एक ब्रांच, इस ब्रांच को क्रिएट किया था जिसको इन्होंने कह दिया नियो सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या है कि प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल एंड इंटरनल कैरेक्टर के साथ साथ क्या किया इन्होंने, सेल स्ट्रक्चर, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सभी का क्या किया था, स्टडी किया था। क्लियर। देन उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कह रहा है इस वर्णन का यूज या इस सिस्टमैटिक्स का यूज कह सकते हैं, इस वर्णन का यूज प्लांट्स के इंटर रिलेशनशिप यानी आंतरिक संबंध, ठीक, इंटर रिलेशनशिप्स का पता लगाने में किया जाता है। तो यानी जो न्यू सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक है, इसका यूज जो है प्लांट के इंटर रिलेशनशिप का पता लगाने में किया जाता है। दैट मीन यहाँ पर कह सकते हैं आंतरिक संबंध का पता लगाने में। क्लियर। तो ये था सिस्टमैटिक। हम लोगों ने जाना कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है तो सिस्टमैटिक को जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसीलिए मैंने ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स का डाइवर्सिटी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पहले ये जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो देख लेते हैं, लिखा है जीव जगत में अनेक प्रकार के जीवों की उपस्थिति, यानी जो पूरे जो ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, या प्रोटिस्टा का किंगडम है, या अदरवाइज किसी ऑर्गेनिज्म का जो भी किंगडम है, उनमें अनेक टाइप के क्या हैं, उनमें अनेक टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं जैव विविधता, या कह सकते हैं जीवों में पाई जानी विविधता, यानी जो किंगडम्स में अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंतर्गत हम ये भी जानते हैं कि उस किंगडम के अंदर कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं, कितने जेनरा पाए जा रहे हैं, या कितने प्लांट्स या कितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं। ठीक, देन आगे देखिए, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है IUCN। ये IUCN क्या है? IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग की बात करते हैं। लिखा है कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मीन होता है, फुल फॉर्म है ये। ठीक है, तो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। IUCN के अकॉर्डिंग अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन लगभग, अगर हम बात करें 17 से 18 लाख, क्लियर, 17 से 18 लाख स्पीशीज को खोजा गया है। कितनी स्पीशीज को खोजा गया है? अभी तक लगभग 17 से 18 लाख स्पीशीज को खोजा गया है। इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग। ठीक, तथा उनका नामकरण किया गया, यानी उनका नाम भी रखा गया है, क्योंकि नामकरण भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो नामकरण भी किया गया है, जिसमें से 12 लाख एनिमल्स, जिसमें कितने? 12 लाख एनिमल्स तथा 5 लाख प्लांट्स की स्पीशीज को खोजा गया। तो जिसमें से इनके अनुसार बताया जा रहा है, IUCN के अनुसार, कि लगभग 17 से 18 लाख स्पीशीज को खोजा गया और उनका नामकरण किया गया, जिसमें से 12 लाख जो स्पीशीज हैं वो आपकी एनिमल्स की हैं, और जो 5 लाख जो स्पीशीज हैं वो प्लांट की स्पीशीज हैं। देन यहाँ पर तो बात आ रही प्लांट्स, क्योंकि हम यहाँ पर बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड भाई करेंगे, सीधी सी बात है। जिनमें यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जिनमें एंजियोस्पर्म की टोटल 2,70,000 प्लांट स्पीशीज, कितनी? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये जो आंकड़ा मैंने यहाँ पे लिखवाया, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी, जिनमें एंजियोस्पर्म्स की टोटल 2,70,000 प्लांट स्पीशीज, और इनमें भी अगर बात करें, जिनमें कि जो एंजियोस्पर्म है वो 2 टाइप के होते हैं, बेसिकली आपको पता है, डाइकोट और मोनोकोट्स होते हैं। तो जिनमें कि डाइकोट्स की जो स्पीशीज हैं वो हैं 2,20,000, ठीक, और उसके साथ साथ मोनोकॉट की जो स्पीशीज है वो हैं 50 लाख, यानी 50 लाख, यानी 50,000 जो आपकी स्पीशीज हैं। तो 50,000 स्पीशीज, 50 लाख नहीं कहेंगे, 5 मिलियन कहेंगे इसको। ठीक, 5 मिलियन इसको कह सकते हैं। तो मोनोकॉट्स की लगभग 50,000 स्पीशीज ज्ञात की गई हैं इसके अंतर्गत। ठीक, और
जो डाइकोट्स की जो स्पीशीज है वो 2,20,000 ज्ञात की गई हैं। तो टोटल यहाँ पर एंजियोस्पर्म की कितनी 2,70,000 प्लांट स्पीशीज को ज्ञात किया गया है। इनमें से क्या है, इसमें से इंसेक्ट का नंबर यानी इंसेक्ट की संख्या यानी जो कीट होते हैं एनिमल्स यानी जो कीट हैं तो कीट की संख्या अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स की नंबर से अधिक है। यानी कह सकते हैं कि इंसेक्ट का नंबर जो अदर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनसे इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। ठीक, तो बायोडायवर्सिटी का मीन यही होता है कि जीव जितने भी किंगडम में अनेक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये यहाँ पर जो टोटल एंजियोस्पर्म्स की जो स्पीशीज पाई जा रही हैं वो है 2,70,000 ठीक प्लांट स्पीशीज हैं। आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नामकरण। ये नामकरण क्या होता है ये हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे और डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, कि इसमें कौन कौन पद्धतियों का यूज़ किया गया है, किस किस पद्धति के अनुसार या किस सिस्टम के अनुसार जो है जीवों का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले ये लेते हैं कि नामकरण होता क्या है। तो लिखा है किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी जीव की खोज करने के लिए, यानी कोई भी हम ऑर्गेनिज्म खोजें, ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म की खोज करने के बाद टैक्सोनॉमी में यानी जो वर्ग की एक टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जीवों को रखते हैं, ठीक, क्रम में रखते हैं कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी में उसका स्थान निर्धारित करके डिटरमाइन करके उसे एक नाम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म खोजा हमने, ठीक, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म खोजा, उसको पहचाना और पहचानने के बाद उसका नाम रखा, ठीक, उसका नाम रखना और नाम रखा और उसको टैक्सोनॉमी में इंक्लूड किया। तो ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आती हैं यानी नामकरण के अंतर्गत आती हैं। यानी किसी भी जीव को हम खोजें और उसको टैक्सोनॉमी में उसका स्थान देने के लिए उसको नाम देना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है, यानी नामकरण कहलाता है। आगे देखिए जरूरत क्या पड़ती है भाई, क्या जरूरत है नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो नाम जो होते हैं, वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो बेटर रहते हैं। बेटर का मतलब है इसलिए क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देसी नाम जो होते हैं उनसे जीवों को पुकारा जाता है। तो देख लीजिए नेसेसिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत होती है नॉमेनक्लेचर की। तो देखिए यहाँ पर कह रहा पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों के अलग अलग भागों में, यानी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों के अलग अलग भागों में एक जीव का यानी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है या कोई अदर एनिमल्स हो, कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो एक जीव का अलग अलग नाम होता है। इस असुविधा को देखते हुए, यानी ये भाई असुविधा है, सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं वहाँ पर कुछ और कह रहे हैं, तो इससे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से हमने स्पीशीज खोजी है या कौन सी नहीं खोजी है। तो इसका एक स्पेशल नाम होना चाहिए, ठीक, तो अलग अलग नाम होता है। इस असुविधा को देखते हुए सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं ये, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने ऐसी आवश्यकता का अनुभव किया जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, जिसे इन्होंने बायोलॉजिकल नेम कहा। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि जो कैरोलस लिनियस साहब हैं इन्होंने ये कहा कि ये तो एक कह सकते हैं असुविधा है। असुविधा इसलिए है क्योंकि अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। ठीक, तो ये कह सकते हैं उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि ऐसा होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसको एक ही इंटरनेशनल नेम से जाना जाए, जिसको उन्होंने कह दिया बायोलॉजिकल, या कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम से जाना जाए। तो देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि गौरैया पक्षी है, जैसे कि गौरैया पक्षी को हम लोग बोलते हैं स्पैरो बर्ड, ठीक, जो कि इसका जूलॉजिकल नेम यानी जो बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो होता है पैजर डोमेस्टिकस, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ पैजर डोमेस्टिकस सेम रहता है नेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें तो अलग अलग देशों में या देशों के कुछ प्लेसेस में, ठीक, या कई राज्यों में कह सकते हैं, तो उनमें अलग अलग नाम से जो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि गौरैया के यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया है गौरैया पक्षी का, ठीक, स्पैरो बर्ड का, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है पैजर डोमेस्टिकस। तो इसको उत्तर भारत में इसको गौरैया कहा जाता है, ठीक, पूरे उत्तर भारत में इसको गौरैया कहा जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसको पिच्चुका या
पिचुका के नाम से जाना जाता है। ये देशी नाम, बहुत सारे देसी नामों से इनको पुकारा जाता है, कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश में पिचुका के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में इसको हाउस स्पैरो के नाम से जानते हैं, हाउस स्पैरो के नाम से जानते हैं। ऐसे ही स्पेन के अंदर पर्डल के नाम से जानते हैं, हॉलैंड के अंदर मुश यानी मुश जो होता है वहाँ पर गौरैया को मुश कहा जाता है। ऐसे ही जापान में इसको सुजून के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं नामों को देखते हुए जो कैरोलस लिनियस साहब हैं, यही असुविधा को देखते हुए कि अरे ये तो अलग अलग देसी नामों से पुकार रहे हैं, कुछ ऐसा अलग होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जीव है उसका पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बायोलॉजिकल नेम दिया, जैसे कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, पैजर डोमेस्टिकस, जो कि आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरीके से इन्होंने प्रपोज्ड किया था नोमेनक्लेचर को और किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था। ठीक, तो इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने नामकरण करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब आ गए हम लोग डिटेल में देखेंगे नामकरण, जो कि जिसमें कि हम लोग बाइनोमियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में ICBN जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें कि प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं आपके, उन प्लांट्स का भी यहाँ पर कैसे नामकरण किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पर इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है।